हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत करते रहिए और निरंतर मेहनत करते रहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। ओके, हमारी तरफ से आप लोगों को पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपके लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य को पाने के लिए जो आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हाईएस्ट ऑफिस है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। द सेकंड रैंक इन दिस कंट्री, सेकंड रैंक वाला जो ऑफिस है इन दिस कंट्री, प्रेसिडेंट के बाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति कैसा इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है वो देखेंगे। उपराष्ट्रपति का जो क्वालिफिकेशन होता है, कौन बन सकता है उपराष्ट्रपति। ऐसा तो नहीं कि सब आकर बन जाएंगे कि हाँ हम भी बनेंगे, ऐसा तो है नहीं। कौन बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो कंडीशंस होते हैं ऑफिस का, उसको देखेंगे। आज ये देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बचा है उसको देखेंगे। तो दो क्लास में हम उपराष्ट्रपति के जितने भी उसके अंदर सब टॉपिक्स है सबको कवर कर डालेंगे, सबको। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। और आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है इस लेक्चर में। जब ये लेक्चर वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। कोई भी एग्जाम दीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, मेरा वादा है आज के बाद आप हर एक क्वेश्चन को 100% के साथ कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। परंतु एक कंडीशन है, अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो प्लीज इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, फिर इसके बाद इसको पूरा देखिए, तो आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। पहली बात, यह सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है कंट्री के अंदर। यह अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर आधारित है। जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस जो था अमेरिकन प्रेसिडेंट के मॉडल पर आधारित था, ठीक उसी तरीके से हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वह अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर आधारित है। और जो इस ऑफिस का रैंक वह सेकंड रैंक है कंट्री के अंदर, नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है। इसके इलेक्शन कैसा होता है उसके बारे में समझते हैं। अब इलेक्शन कैसा होता है वाइस प्रेसिडेंट का उसके बारे में समझते हैं। अब इलेक्शन कैसा होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। अब एक क्वेश्चन और आएगा दिमाग में, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें पब्लिक खुद बाहर आती है घर से और पोलिंग बूथ पर जाती है और जिस कैंडिडेट को पसंद करती है उस कैंडिडेट के सामने बटन दबा देती है, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब पब्लिक खुद जा रही है पोलिंग बूथ तक और वोट डाल रही। कौन सी पब्लिक? जो 18 साल या 18 साल से अधिक के है, सब लोग। जैसे अभी अभी रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वो कैसा होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसमें क्या होता है, पब्लिक जो है बाहर जाती है और अपने जो कैंडिडेट जिसको पसंद करती है उसको वोट करती है। अब एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक बाहर नहीं जाती है, पब्लिक से कोई मतलब ही नहीं है उस ऑफिस के इलेक्शन का, जो ऑफिस का इलेक्शन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पब्लिक जिसको इलेक्ट करती हो वो पार्टिसिपेट करता है। जैसे हम लोग ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसमें देखा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और ये लोग कहां से आते हैं? इनको तो पब्लिक ही क्या करती है, इलेक्ट करके भेजती है कि जाइए हम आपको इलेक्ट करके भेजते हैं, हमारे बिहाफ पे आ जाके पार्लियामेंट में बैठकर काम करिएगा। और विधायकों को क्या बोलेंगे, हमारे बिहाफ पर विधानसभा में बैठ के काम करिएगा, फालतू काम नहीं, देश के डेवलपमेंट के लिए काम करिएगा। यह कौन कहता है? पब्लिक कहती है। किसको? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें पब्लिक बाहर नहीं आती, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब आपको समझ में आ गया होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा दिमाग में, अब इनडायरेक्ट इलेक्शन तो होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का तो समझ गया है, अब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो पार्टिसिपेट वो कर जो पार्टिसिपेट करते हैं वह इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये वाला नहीं कि जैसे कोई कॉलेज होता है जिसमें बच्चे जाते हैं पढ़ने। इलेक्टोरल कॉलेज वो होता है जिसमें, अब हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो वोट देते हैं, वही इलेक्टोरल कॉलेज के क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है, समझ में आ गया? अब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन कौन होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम प्रेसिडेंट पढ़े थे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के। ध्यान है, इलेक्टेड मेंबर, दिमाग में बैठा लीजिएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी। इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से हाउस के? लोकसभा और राज्यसभा के। ध्यान दीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वह इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। केवल और केवल बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके? लोकसभा और राज्यसभा के। लोकसभा एंड राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी फिलहाल लोकसभा के कितने इलेक्टेड मेंबर हैं? 543। कितने? 543 प्लस 2 नॉमिनेटेड मेंबर है एंग्लो इंडियंस। और राज्यसभा के कितने इलेक्टेड मेंबर है? 233। और कितने नॉमिनेटेड मेंबर है? 12। तो इसके कितने हो गए? 545। और इसके कितने हो गए? 245। दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा? 790। मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले कितने मेंबर हैं? 790 है। इस 790 में इलेक्टेड भी हैं और नॉमिनेटेड मेंबर हैं। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। अब सब मेंबर के अपने अपने वोट की वैल्यू होती है, इसको ध्यान दीजिए। इन दोनों के अपने अपने वोट की वैल्यू होती है, मतलब समान वैल्यू होती है, उसके बारे में नहीं जाएंगे, समान वैल्यू होती है। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, आना चाहिए कि सर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? देखिए, अब इसका आंसर दिए हैं कौन? इनके जो निर्माता है, जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं वह दिए, फाउंडिंग फादर। ओके, कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या बोला? देखिए, अब उन्होंने यह बोला है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पूरे कंट्री के हेड होते हैं। जो सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन होता है और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दोनों को हेड करते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि क्या है, जो प्रेसिडेंट है वह हेड ऑफ स्टेट है, परंतु जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है? वह प्रिसाइड करते हैं किसको? काउंसिल ऑफ स्टेट को,
जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन है वो, राज्यसभा जो है उसके चेयरमैन है, उनके इलेक्शन में लोग जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्यों पार्टिसिपेट करे? आप सोचिए, दिमाग लगाइए अपने। तो यही आंसर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो तो केवल जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसको हेड करते हैं, तो उनके इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करें जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं या यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स हैं। इसलिए उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट केवल और केवल कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर करते हैं। एक केस, एक जगह और वो काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? मान लीजिए किसी भी कारणवश से प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेट है, खाली रिक्त पड़ा, तो उस केस, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली नहीं हो सकता है, मान लीजिए अचानक से प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो गई या किसी कारणवश वह काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं रख सकता है, इसलिए जो वाइस प्रेसिडेंट है उस समय के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो टेम्पररी पीरियड के लिए कोई अगर टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट बनता है तो उसके इलेक्शन में तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। यही बोले हैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। बात समझ में आ गई? पक्का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो उसका सिस्टम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रेसिडेंट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दो सिस्टम होता है, एक तो क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? सिंपल होता है। क्या होता है? जैसे लाइक लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा में जो कितना सीट होता है? 543 सीट होता है इलेक्टेड मेंबर का। उसमें जो भी 272 सीट पा गया वो क्या होगा? गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। समझ में आएगा? 50% से अधिक सीट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 50% से अधिक सीट जिसके पास है वह गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जाए अबे आप समझिए, इधर मान लीजिए 543 सीट्स है, इसमें दो ही पार्टी, मान लीजिए बीजेपी है और कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियां मानते हैं। अब बीजेपी को मिल गया 272 सीट्स, मतलब 280, मान लीजिए बीजेपी को मिल गया कितना है? 280 सीट्स, और कांग्रेस को मिला थोड़ा सा कम। समझ में आ गया? परंतु बीजेपी के पास एक सीट मिले हैं, सीट। बीजेपी के पास जो वोट शेयर है वह केवल और केवल 40% है, और कांग्रेस के पास जो वोट शेयर है वो 41% है। कितना है? 41%। वोट शेयर ज्यादा है परंतु सीट कम है, तो कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। कौन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है? ये कर सकते हैं। क्यों? यही तो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिसके पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स है, 50% से अधिक सीट है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्लेम कर सकता है। ये होता है क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है उसको समझते हैं। अब यह सिस्टम क्यों लाया गया? अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे अभी इलेक्शन हुआ है, इसमें किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, हंग पार्लियामेंट हो गया, तो हुआ क्या? कुछ कोलिशन, कुछ पार्टी और आई बीजेपी के साथ और उनको मिल गया सीट लाइक मोर देन 303, और चाहिए कितना? 272 सीट। तब उन्होंने कोलिशन के साथ गवर्नमेंट बनाए। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। बट हो सकता है कि अगर ऐसा कंडीशन ना आए तो पार्लियामेंट हंग हो गया, अब कोई अगर पास में आकर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर रहा है तो फिर से इलेक्शन होगा। कोई गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं कर पा रहा तो फिर से इलेक्शन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर, और प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है, किसी भी तरीके से अगर एक बार वोट पड़ गया तो प्रेसिडेंट बनेंगे ही बनेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट? लाइक बाय द सिस्टम ऑफ व्हाट? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब समझते हैं सिस्टम होता क्या अच्छे से। हम ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रेसिडेंट में, पर फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल
समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हम लोग आराम से समझ गए, उसमें बस 50% जिसके पास अधिक सीट आएगी 50% से ज्यादा वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, सीधा साधा है। ओके, अब देखते हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स है क्या है। मान लीजिए चार कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा क्या कहा कि हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, हम वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। तो लड़ सकते हो आप, कुछ क्वालिफिकेशन होता है, अगर वो क्वालिफिकेशन आप पर है तो आप लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं क्या क्या होता है। समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए चार कैंडिडेट है जिनका नाम हमने रख दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी रख दिया। और यहाँ पे प्रेफरेंस चलता है। अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के दिया जाता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। आप किसी को दिखा नहीं सकते कि देखिए देखिए मैं इनको वोट कर रहा हूँ, इनको वोट कर रहा हूँ, नहीं नहीं। आपको पर्ची दे दी जाएगी, उस पर्ची पे जिसको देना है आप प्रेफरेंस वाइज आप कर सकते। लाइक प्रेफरेंस, चार कैंडिडेट है तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस कैंडिडेट को पहला रैंक देते हैं आप, फिर दूसरा रैंक देते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा रैंक देते हैं। जो सबसे अधिक पसंद है, जिसको आप वाइस प्रेसिडेंट बनते देखना चाहते हैं, उसको पहला देखेंगे। जो उनसे कम पसंद है उनको दूसरा देंगे, जो उनसे भी कम पसंद है उनको तीसरा देंगे, और जो पसंद नहीं, चार बचे हैं, उनको चौथा देना ही पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? ये देखिए, अब मान लीजिए कि हम क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर हैं। अब हमारा हमको चांस मिला वोट देने का, तो हम क्या करेंगे? हमको ए, जो कैंडिडेट ए है वो बहुत पसंद है, तो हमने क्या किया, उनको पहला प्रेफरेंस दे दिया कि हम कैंडिडेट ए को ही चुनेंगे। फिर दूसरा हम सी को दे दिया, तीसरा बी को दे दिया, चौथा हम डी को दे दिए। सबसे कम हमको डी वाले पसंद है। अब कोई और कैंडिडेट, कोई और है मेंबर, कोई और मेंबर है जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर हो, उन्होंने ए को दूसरा दिया, बी को पहला, सी को चौथा और डी को तीसरा दे दिया। उनको बी बहुत पसंद है, समझ में आ गया? और यहाँ पे इनको ए पसंद है, इनको बी पसंद, दूसरे नंबर बी पसंद है, तीसरे नंबर सी, चौथे नंबर पे डी पसंद है। फिर ये है, इनको चौथा पसंद है, कोई और है जिसको ए पसंद ही नहीं है, बी जो है वो तीसरा पसंद है, सी जो है वो पहला पसंद है, और डी जो है वो दूसरा पसंद है। इस तरीके से पसंद है। अब ऐसे लगभग मान लीजिए 1000 वोट पड़े हैं, मान लीजिए आप, मान लीजिए 1000 वोट पड़े हैं, इतने हैं नहीं पर मान लेते हैं समझने के लिए। और कितना मिलेगा, कितना वोट मिलेगा किसी एक कैंडिडेट को कि वह वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा? 50+1, 50% प्लस 1, ओके, मतलब 501 वोट मिलेगा, तभी जाके कोई कैंडिडेट है वह वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेगा और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो 50% से अधिक, मतलब 50% प्लस 1 मिलना चाहिए उसको। समझ में आ गया? अब देखिए, मान लीजिए 1000 जो वोट पड़े हैं उसमें से पहले ए को जो है वो मिल गया लगभग 350, ए को मिल गया 350, बी को मिल गया 250, और कितने हो गए? 600 हो गए। फिर डी को मिल गया 200। समझ में आ गया? मान लीजिए डी को मिल गया 210 और सी को मिल गया 190। टोटल कितने हो गए हमारे? देखिए, ए को मिला, या बी को मिला, या सी को मिला, या डी को मिला, इतने वोट्स मिले हैं। अब आप सोचिए मिनिमम कितना चाहिए प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के लिए? 50% प्लस 1 सीट वोट चाहिए। अभी मैक्सिमम कितना मिला? 350, और 50% प्लस 1 कितना होगा? 501 होगा। तो किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। तो होगा क्या? अब देखा जाएगा किस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला है। तो कैंडिडेट डी को सबसे कम वोट मिला है, तो उनसे कहा जाएगा कि आपसे नहीं हो पाएगा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का, तो आप यहाँ से निकल लीजिए। तो वहां से निकल लेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि उनका जो उनको कितना वोट मिला है 190, वो बेकार चला जाएगा, उसका यूज होगा।
अब कैसे यूज होगा? अब देखिए, अब उनको जो 190 मिला है, अब उसमें से क्या होगा? अब देखा जाएगा कि सेकेंड, क्योंकि 190 अगर उनको मिला तो फर्स्ट प्रेफरेंस कोई 190 बार मिला होगा उनको। अब देखा जाएगा कि जो डी को जो 190 मिला था जिस जिस मेंबर द्वारा, उसमें सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो प्रेफरेंस है वो किसको किसको मिला है। बात समझ में आ रही है? सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस किसको किसको मिला है। मान लीजिए अब 190 जो मेंबर वोट किए हैं, 190 वोट में से 100 जो है वह ए को मिल गया, 100 ए को मिल गया, सेकेंड प्रेफरेंस में ए था, 100 मिल गया, और बी को मिल गया लगभग लगभग 50, और सी को मिल गया 40। तो अब ए के पास कितना हो गया? 450, बी के पास कितना हो गया? 300, और सी के पास कितना हो गया? 250। अभी भी क्या है? मेजोरिटी से कम है, अभी भी 50% प्लस 1 नहीं हुआ है, तो अभी भी क्या हो सकता है? अभी भी कोई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। तब क्या करेंगे? क्या खत्म? नहीं, अब देखेंगे इन तीनों में सबसे कम वोट किसको मिला है, तो सी को मिला है, कितना? 250। तो उनसे कहा जाएगा अब आपसे भी नहीं होने वाला, आप भी यहां से निकल लीजिए। तो अब इनके वोट को प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। तो मान लीजिए इसमें से क्या हो रहा है? 200 लगभग लगभग आप बोल दीजिए कि 150 जो है वह किसको मिल गया? 150 मिल गया ए को, 150 मिल गया ए को, बचा कितना? 150 मिल गया, जब ए को बचा 100 मिल गया सी को। अब जैसे 150 इनको मिला तो कितना हो गया इनका? 600। इनका कितना हो गया? 400। एक क्रॉस कर गए, कौन सा मार्क? जितना चाहिए 50% प्लस 1 चाहिए, ये ऑलरेडी 600 मिल गया। ये क्या हो गए? ये जो है गए वह इलेक्शन जीत गए और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। इससे क्या होता है? अगर एक बार आपने इलेक्शन हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनोगे ही बनोगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनोगे ही बनोगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हंग पार्लियामेंट हो गया। वास्तव में जैसे हंग पार्लियामेंट होता है वहां पे ऐसा नहीं होता है। ये होता है, देखिए आपने एक बार वोट कास्ट कर दिया तो जब तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो काउंट होता रहेगा। जो सबसे कम मिला उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे मेजोरिटी हुआ कि नहीं हुआ, फिर से जो सबसे कम मिला उसको बाहर निकालेंगे। कब तक करेंगे? जब तक मेजोरिटी न मिल जाए, 50% प्लस 1 न मिल जाए। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपकी जो वोट है वो ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं। बात समझ में आए? 190 लोग डी को दिए थे, पसंद किए थे, पर डी का सबसे कम था, उनका वोट किसको ट्रांसफर हो गया? एबीसी को ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद सी को मिला 250, अभी भी मेजोरिटी नहीं आई। अब क्या हो रहा है? सी का वोट जो है ट्रांसफर हो जा रहा है। इसी को क्या बोल रहे हैं? द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ आ गया? पक्का? तो मतलब एक बार इलेक्शन हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट चुने ही जाएंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? नो प्रॉब्लम? डन? तो नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट? तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो इलेक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? चलिए हम ही बता देते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड वाला बताइए आप लोग, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? बताइए। चलिए ये भी बता देते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए तो तीसरा बता दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए ये भी हम बता देते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फोर्थ नंबर वाला जरूर बता दीजिएगा। ओके, नहीं तो कहेंगे तो हम भी बता देंगे। ओके, फोर्थ नंबर वाला जरूर बता दीजिए। अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं कौन क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन बन सकता है वाइस प्रेसिडेंट। कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नहीं तो सब आएंगे हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो देखते हैं क्वालिफिकेशन। कमेंट किए आप लोग, कौन बना? वीवी गिरी बने थे, फोर्थ वन। ओके, अब क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है? ऑलमोस्ट जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का होता है वही क्वालिफिकेशन वाइस प्रेसिडेंट का होता है। बस एक कंडीशन होता है, मतलब एक चीज छोड़कर, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन लड़ सकता है?
वह पर्सन जो कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। और यहाँ पे क्या वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? वह मेंबर, वह पर्सन जो कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। बस इतना अंतर है, उसके बाद सब सेम है। समझ में आ गया? तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन लड़ सकता है? क्या क्वालिफिकेशन है? फर्स्ट थिंग वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया, और 35 ईयर्स वो कंप्लीट कर चुका होना चाहिए। और तीसरा, वह राज्यसभा का मेंबर बनने के क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास उतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चौथा, वह किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे वह यूनियन गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या एनी पब्लिक अथॉरिटी का हो या एनी लोकल अथॉरिटी का हो, किसी भी ऑफिस का वो क्या नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी ऑफिस के प्रॉफिट को एंजॉय नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा 35 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा, क्वालिफाइड फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा। चौथा, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट का हो या एनी लोकल अथॉरिटी का हो या एनी पब्लिक अथॉरिटी हो। ओके, ध्यान दीजिएगा, यूनियन और स्टेट और लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब उसको कहीं से भी उस ऑफिस से एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए या तो पैसे नहीं मिलना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, वही मेंबर जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफाइड है। वही सेम क्वालिफिकेशन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। इसीलिए अगर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो इससे क्या होता है, अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आए इन दोनों लोग से रिलेटेड आप सॉल्व कर, इन दोनों ऑफिस से रिलेटेड आप सॉल्व कर लेंगे। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इवन कौन कौन, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट है। सिटिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया? डेफिनेटली वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, अगर सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। कोई गवर्नर है, किसी भी स्टेट के गवर्नर है, अगर गवर्नर है तो डेफिनेटली वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। या कोई मिनिस्टर हो, चाहे यूनियन का मिनिस्टर हो या स्टेट का मिनिस्टर हो, डेफिनेटली वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अगर वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसका मतलब डेफिनेटली आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर आप ये सब हैं तो आप क्वालिफाइड हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए कैंडिडेट। पक्का समझ में आ गया? तो मतलब सिटिंग प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर पुनः वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, मतलब बन के मतलब खड़ा हो सकते हैं। ओके, कि हाँ हम भी कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे। ठीक उसी तरीके से गवर्नर भी अपने आप बोल सकते हैं हाँ हम बनेंगे। ठीक उसी तरीके से यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर भी क्लेम कर सकते हैं कि हम बनेंगे। देखिए, कोई भी आके कह सकता है कि यार हम बनना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगा एज ए कैंडिडेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के लिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान, उसको समझते हैं। क्या प्रावधान है, कौन बन सकता है? मान लीजिए जो इलेक्टर्स हैं, इलेक्टर्स मतलब जो वोट करते हैं, कौन? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उसमें से 20 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर होना चाहिए। प्रपोजर मतलब किसी कैंडिडेट के नाम को प्रपोज करने चाहिए। तो 20 लोग अगर उनके नाम को प्रपोज करते हैं और उसके बाद 20 लोग, दूसरे 20 लोग उनके नाम को बैक करते हैं,
एज अ सेकेंडर, तभी जाके वो कैंडिडेट के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, सब आके बोलेंगे हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, हम कर सकते हैं। नहीं, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है मेंबर, उसमें से अगर 20 मेंबर, जो 20 इलेक्टर्स हैं, वह किसी कैंडिडेट के नाम को प्रपोज कर रहे हैं और उसी कैंडिडेट के नाम को अगर 20 सेकेंडर, जो 20 इलेक्टर जो है एज ए सेकेंडर उसको बैक कर रहे हैं कि हाँ मुझे पसंद है, ये बहुत अच्छा काम करेंगे, तभी जाके उनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये कंडीशन है इसको हटाने के लिए, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं उनको हटाने के लिए। और इसके साथ साथ उस कैंडिडेट को आरबीआई में 15,000 रुपये जमा भी करने होंगे। अगर वो हार जाते हैं तो उनके 15,000 रुपये आरबीआई जो है उसका समोसा और चाय खा लेगी, नहीं देगी उसको वापस, कहेगी बहुत जमा कर लिए अब नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई पक्का 100%? ओके, तो 20 प्रपोजर्स, 20 इलेक्टर्स प्रपोजर होने चाहिए जो उनके नाम को प्रपोज करे जो कैंडिडेट है, और 20 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर होना चाहिए। समझ में, जो उनके नाम को बैक करे। मान लो एक कैंडिडेट है ए कैंडिडेट का नाम 20 इलेक्टर्स ने प्रपोज किया, तो एक कैंडिडेट है 20 इलेक्टर के साथ बैक कर दिया गया, 20 इलेक्टर ने उनके नाम को बैक कर दिया कि हाँ हाँ ये बनेंगे अच्छे काम करेंगे। समझ में आ गया? तभी जाके और उसके बाद कैंडिडेट ए को ₹15,000 15,000 रुपीज जो है आरबीआई में डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा। और हार गए तो गए, पैसा डूब गया उनका। ये सब क्यों होता है? जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है उनको बाहर निकालने के लिए। नहीं तो पता चला कि जब इलेक्शन चल रहा है तो भीड़ ही भीड़ है। समझा गया पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए। और जो 5वें हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या था बताइए? जीएस पाठक। ओके, तो पहले और दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो दोनों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब पहले वाइस प्रेसिडेंट कब बने थे? 1952 में। इसको ध्यान दीजिएगा, 1952 में। और तीसरे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर उसके बाद बीबी गिरी, फिर उसके बाद जीएस पाठक, ऐसे ही सब लोग। ओके, अब जीएस पाठक के बाद कौन था? जीएस पाठक के बाद कौन था? आप लोगों को पता ही होगा कौन है, बताइए। अब कंडीशंस ऑफ ऑफिस पढ़ते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जीएस पाठक के बाद कौन था वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज। कंडीशंस ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ ऑफिस से पहले ओथ की बात कर लेते हैं। शपथ, शपथ कौन दिलाएगा उनको? कंडीशन ऑफ ऑफिस से पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक उसी तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर नहीं हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिला सकता है, शपथ दिला सकता है। पक्का समझ में आ गया? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी कारणवश प्रेजेंट नहीं है तो कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी मेंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ दिला सकता है। और जब शपथ लेंगे तो क्या करेंगे? कसम खाएंगे। कौन सा कसम? संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान की जो संविधान में मैं आस्था रखूंगा, पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म को करूंगा। यही तो सब लेते हैं ना। ओके, तो यही है, यही ओथ उनका रहता है। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और संविधान की कसम खाएंगे कि एकदम संविधान को पूरी निष्ठा के साथ हम पालन करेंगे, जो चीज लिखा है अक्षर जो है उसको हम करेंगे। समझ में आ गया? ये है ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कंडीशन। अब बताइए कंडीशन क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई भी मेंबर जो है गवर्नर है, अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते तो क्या होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर बन गए तो जैसे ऑफिस में इंटर करने वाले हैं, ऑफिस में पैर रखने से पहले उनको गवर्नर से रिजाइन करना पड़ेगा।
अगर मिनिस्टर ऑफ यूनियन है तो उससे रिजाइन करना पड़ेगा, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो उनसे रिजाइन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट और ऑफिस में एंटर करने वाले होते हैं, पैर रखने से पहले उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ये है कंडीशन, पक्का। और दूसरा कंडीशन है किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं होना चाहिए। ये है दूसरा कंडीशन। आपको समझ में आ गया कैसे इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है वो समझ में आ गया, उनको ओथ कौन दिलाता, शपथ कौन दिलाता वो समझ में आ गया। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस यही है, अगर कोई भी मिनिस्टर या गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट होता है तो ऑफिस में एंटर करने से पहले उसको उस पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और उस व्यक्ति को किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट, उसका किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ये है कंडीशन ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, द टर्म्स एंड सर्विसेज जो है, और अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कुछ डिस्प्यूट होता है उसको कौन देखता है, ये सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में हमको अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग सॉल्व कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज ऐसे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।